Jai Hind. In this lecture, we will learn what is the concept of relative stability in the case of Routh-Hurwitz criteria. First, we will learn relative stability analysis. I have given S-plane. What is S-plane? It is sigma plus j omega. This is sigma axis and this is j omega axis. I have given two systems, system 1, system 2. The transfer function for system 1 is this one and transfer function for system 2 is this one. तो सिंपली सिस्टम 1 के लिए जो पोल लाई करता है वो -5 पे लाई करता है। इसी तरह से सिस्टम 2 के लिए जो पोल लाई करता है वो लाई करता है -15 पे। अब दोनों सिस्टम के लिए ये जो पोल्स हैं ये LHP में लाई करते हैं, मतलब लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करते हैं, मतलब ये जो इमेजिनरी एक्सिस है इसके लेफ्ट डायरेक्शन में लाई करते हैं। तो ये दोनों सिस्टम है स्टेबल, बिकॉज जो पोल्स हैं वो LHP में लाई करते हैं। अब ये दोनों सिस्टम है स्टेबल। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, नो डाउट ये दोनों स्टेबल हैं, पर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है इसको बोला जाता है रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस। अब बच्चों वो देखते हैं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। अब इन दोनों ट्रांसफर फंक्शन को मैं टाइम डोमेन में लेके आऊंगा। तो जैसे इसका मैं इन्वर्स लैप्लास करूंगा f1 ऑफ t, इसका इन्वर्स लैप्लास होगा e टू द पावर -5t। इसी तरह से सिस्टम 2 के लिए इसका इन्वर्स लैप्लास होगा e टू द पावर -15t। अब ये दोनों सिग्नल क्या हैं? दीज आर द एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। दिस इज e टू द पावर -80 और e टू द पावर -80 जब मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो वो इस तरह से बनता है। नाउ दिस इज e टू द पावर -15t। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0। जो मैग्नीट्यूड था वो था मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा और इस टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा जब ये मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा उसको मैंने रिप्रेजेंट किया t2 से। इसी तरह से अगर मैं f1t को ड्रॉ करता हूं, दिस इज f2t, तो बच्चों ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, पर यहां पर e की पावर है -5, यहां पर e की पावर है -15। अब ये जो e की पावर -5 है, अगर इसके कंपैरिजन में e टू द पावर -15t मैं ये ग्राफ बनाता हूं तो ये जो फंक्शन है e टू द पावर -5t ये स्लोली डिके होगा। मतलब ये जो टाइम है t1, दिस इज t1, ये t2 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और इसका रीजन क्या है? यहां पर पावर है e टू द पावर -5 और यहां पर पावर है e टू द पावर -15। तो e टू द पावर -15t ये स्लोली 0 को डिके होगा और यहां पर है e टू द पावर -15t। तो सिंपली इसके कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाएगा। अब सिस्टम के पोल क्या बताते हैं? ये ट्रांजिएंट पार्ट को बताते हैं। और सिस्टम स्टेबल कब होता है? जब सिस्टम की आउटपुट को एट ए टाइम t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मैं चेक करता हूं, मतलब आउटपुट को एट ए स्टेडी स्टेट वैल्यू में चेक करता हूं। उस टाइम पे ट्रांजिएंट पार्ट खत्म हो जाने चाहिए, मतलब जो रिस्पॉन्स है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू पे सेटल हो जाना चाहिए। अब दोनों सिस्टम को मैं देखता हूं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेंगे ये दोनों 0 को अप्रोच करेंगे, मतलब ये दोनों ट्रांजिएंट डाइड आउट होते हैं। पर बच्चों जल्दी ट्रांजिएंट डाइड आउट कौन होता है? दिस वन, बिकॉज t2 इज वेरी लेस एज कंपेयर टू t1। मतलब ये जो ट्रांजिएंट है ये जल्दी डाइड आउट हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा? नो डाउट ये दोनों सिस्टम है स्टेबल, पर ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? दिस वन, बिकॉज इस केस में जो ट्रांजिएंट है डेट इज दिस वन वो काफी जल्दी खत्म हो जाता है एज कंपेरिजन टू दिस वन। तो मैं एक तरह से क्या बोलूंगा? जो पोल इमेजिनरी एक्सिस से जितनी दूर होगा वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपली बोथ सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 आर एब्सोल्युटली स्टेबल। ये दोनों स्टेबल हैं। और ये दोनों स्टेबल क्यों हैं? ये दोनों पोल LHP में लाई करते हैं।
पर ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? जो पोल जितनी दूर लाई करेगा। अब सिस्टम 2 के लिए जो पोल था वो ज़्यादा दूर एज कंपैरिजन टू जे ओमेगा एक्सिस लाई करता था। तो सिंपली सिस्टम 2 इज said to be more relatively stable than system 1 because ये जो टाइम है जिस टाइम पे ट्रांजिएंट डाइड आउट हो जाते हैं, इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस वन T1. Now we will see what is the relative stability concept in the case of Routh-Hurwitz criteria. I have given this closed loop control system transfer function. There are two poles. एस प्लेन में एक पोल लाई करता है -1 पे, दूसरा पोल लाई करता है -4 पे. दिस इज एस प्लेन. व्हाट इज एस प्लेन? इट इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा. व्हाट इज सिग्मा? दिस इज रियल पार्ट एंड ओमेगा इज ए इमेजिनरी पार्ट. अब ये दोनों पोल LHP में लाई करते हैं, या मैं ये बोलूँगा जे ओमेगा के लेफ्ट डायरेक्शन में लाई करते हैं. तो एक तरह से ये जो सिस्टम है दिस इज ए स्टेबल सिस्टम. नाउ वी विल सी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी. अगर मैं इस इमेजिनरी एक्सिस को देखता हूं, अब इस पूरी की पूरी इमेजिनरी एक्सिस के लिए सिग्मा है 0. एस प्लेन होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा. अब ये जो इमेजिनरी एक्सिस है, इस पूरी की पूरी इमेजिनरी एक्सिस के लिए सिग्मा है 0. सिग्मा यहां पर है पॉजिटिव, इससे पीछे सिग्मा है नेगेटिव. तो इस इमेजिनरी एक्सिस के लिए सिग्मा है 0. अगर इस इमेजिनरी एक्सिस को लेफ्ट डायरेक्शन में मैं 0.5 डिस्टेंस शिफ्ट करता हूं, अब ये जो नई इमेजिनरी एक्सिस बनेगी इसको मैं बोलूंगा जेड प्लेन. और इस नई इमेजिनरी एक्सिस के लिए जो सिग्मा होगा, इस डायरेक्शन में 0.5 गए हैं तो सिंपली -0.5 होगा. ये जो ओरिजिनल इमेजिनरी एक्सिस थी जो था एस प्लेन, इसके लिए सिग्मा था 0. अगर इस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में मैं 0.5 डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, जो नई इमेजिनरी एक्सिस बनी, उस पूरी की पूरी नई इमेजिनरी एक्सिस के लिए जो सिग्मा होगा वो होगा -0.5. अब ये जो नई इमेजिनरी एक्सिस बनी इसको मैंने जूम कर लिया जेड प्लेन. अब मुझे अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है तो मैं नई इमेजिनरी एक्सिस को देखूंगा. अब ये दोनों पोल नई इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में लाई करते हैं, तो मतलब सिस्टम इज स्टेबल. इसी तरह से ये जो ओरिजिनल इमेजिनरी एक्सिस है, अगर इसको मैंने 2 डिस्टेंस लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट किया, अब ये जो नई इमेजिनरी एक्सिस बनेगी दिस इज जेड प्लेन. अब इस पूरी की पूरी नई इमेजिनरी एक्सिस के लिए जो सिग्मा होगा वो होगा -2. ये जो ओरिजिनल इमेजिनरी एक्सिस थी यहां था सिग्मा 0. जैसे ही हम लेफ्ट में 0.5 डिस्टेंस गए, फिर जो नई इमेजिनरी एक्सिस बनी उसके लिए सिग्मा रहा -0.5. अगेन लेफ्ट में 2 डिस्टेंस शिफ्ट हुए तो नई जो इमेजिनरी एक्सिस बनी उस पूरी की पूरी इमेजिनरी एक्सिस के लिए जो सिग्मा होगा वो होगा -2. सिग्मा क्या होता है? एक तरह से रियल पार्ट. अब अगर मुझे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है तो बच्चों अब जेड प्लेन है दिस वन. अब ये पोल चला गया है RHP में. अगर मैं इस इमेजिनरी एक्सिस को रेफरेंस लेता हूं, इस इमेजिनरी एक्सिस के रेफरेंस में ये पोल है LHP में और ये है RHP में, मतलब अब सिस्टम हो चुका है अनस्टेबल. तो एक तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या करते हैं, हम इमेजिनरी एक्सिस को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं और सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करते हैं. तो बच्चों रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या करते हैं, ये जो इमेजिनरी एक्सिस है इसको लेफ्ट डायरेक्शन में हम शिफ्ट करते हैं. तो एक तरह से एस प्लेन टू जेड प्लेन ट्रांसफॉर्मेशन होता है. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, S = जेड माइनस सिग्मा. अब ये सिग्मा क्या है? दिस इज ए डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल इस एक्सिस को मैंने डिस्टेंस 2 पे शिफ्ट किया तो सिग्मा कितना होगा, ये 2 लेना है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब सिग्मा ये पॉजिटिव लेना है, एक तरह से ये डिस्टेंस लेना है. तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगी? S = जेड माइनस 2. अब ये S = जेड माइनस सिग्मा, इसको याद करने का एक मैं तरीका बताता हूं. रिलेटिव स्टेबिलिटी के केस में क्या होता है, S को हम जेड में चेंज करते हैं, एक तरह से S प्लेन को जेड प्लेन में कन्वर्ट करते हैं. अगर मैं सिग्मा की वैल्यू लेता हूं 2, तो बच्चों 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या तो जेड -2 होगा या तो जेड +2 होगा.
और हमेशा रिलेटिव स्टेबिलिटी में जो इमेजिनरी एक्सिस होती है उसको हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। अब ये था ओरिजिनल जे ओमेगा एक्सिस और बाद में ये नई इमेजिनरी एक्सिस मिली जिसको मैंने बोला जेड प्लेन। अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं तो जेड प्लेन में ये पॉइंट होगा 0। फॉर एग्जांपल जैसे एस प्लेन में ये होता है ओरिजिन, यहां पर एस की वैल्यू क्या होती है 0। यहां पर 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिग्मा 0 जे ओमेगा 0। इसी तरह से जेड प्लेन में ये है ओरिजिन, तो यहां पर जेड की वैल्यू क्या होगी 0। अगर मुझे इस पॉइंट पे एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस पॉइंट पे जेड की वैल्यू है 0, दिस इज ओरिजिन फॉर जेड प्लेन, तो जेड की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, तो ये बना -2। इसी तरह से अगर यहां पर मैं 0 पुट करता तो ये बना +2। अब एट ए जेड इज इक्वल टू 0 एस की वैल्यू क्या मिली -2। और इस केस में अगर मैं z+2 ट्रांसफॉर्मेशन करता तो s की वैल्यू क्या मिलनी थी +2। पर अगर मैं इस इमेजिनरी एक्सिस को देखता हूं तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या है -2। ओरिजिनल जो इमेजिनरी एक्सिस थी सिग्मा की वैल्यू थी 0। जैसे 2 डिस्टेंस लेफ्ट शिफ्ट हुए तो ये जो नई इमेजिनरी एक्सिस मिली वहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी -2। तो सिंपली ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब s को z+2 में चेंज नहीं करना। तो चेंज कैसे करना है, सिंपली s को z-2 में चेंज करना है। एक तरह से s किसके इक्वल होगा z- सिग्मा, और ये सिग्मा क्या है, ये है डिस्टेंस, ये सिग्मा हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो सिंपली जैसे हम यहाँ s प्लेन टू z प्लेन शिफ्ट हुए तो फार्मूला क्या यूज करना है, s इज इक्वल टू z- सिग्मा। नाउ वी विल सोल्व द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन रिलेटिव स्टेबिलिटी। मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चेक वेदर द रूट्स आर लाइंग मोर नेगेटिवली विद रिस्पेक्ट टू 1। अब ये रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एस प्लेन क्या होता है, दिस इज सिग्मा जो रियल पार्ट होता है, एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ओमेगा होता है इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है चेक वेदर द रूट्स आर लाइंग मोर नेगेटिवली विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर इस जे ओमेगा एक्सिस को एट ए सिग्मा 1 डिस्टेंस में शिफ्ट करता हूं तो ये जो नई एक्सिस बनेगी, अब ये ओरिजिनल जे ओमेगा एक्सिस थी, इस पूरी की पूरी एक्सिस के लिए सिग्मा होता है 0। अब इस एक्सिस को सिग्मा एट ए 1 डिस्टेंस शिफ्ट किया तो इस पूरी एक्सिस के लिए सिग्मा क्या होगा -1। अब ये जो नई एक्सिस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेड प्लेन। अब मुझे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है अकॉर्डिंग टू दिस जेड प्लेन। मतलब ये जो 3 रूट्स हैं, ये तीनों रूट्स, अब ये जो नई इमेजिनरी एक्सिस है सिग्मा इज इक्वल टू -1, क्या इसके लेफ्ट साइड में लाई करते हैं कि नहीं करते। तो बच्चों वो कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, एस प्लेन टू जेड प्लेन जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, एस इज इक्वल टू z- सिग्मा। z- सिग्मा क्या लेना है, ये डिस्टेंस लेना है। सिग्मा हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव नहीं लेना। सिग्मा क्या है 1, और s को हमेशा z-1 क्यों लेते हैं, मैंने आपको तरीका क्या बताया था। अगर मैं इस एक्सिस को देखता हूं, इस पॉइंट पे ये है z प्लेन, तो यहां पर z होगा 0। तो अगर मैं z की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं इस पॉइंट पे, अगर मैं सिंपली मैं s की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं इस पॉइंट पे, अगर मैं z की वैल्यू पुट कर देता हूं 0 तो -1, तो मतलब s क्या आया -1। मतलब इस पॉइंट पे सिग्मा क्या है -1। मतलब इस पॉइंट पे या फिर इस पूरी इमेजिनरी एक्सिस पे सिग्मा क्या है -1। तो इसीलिए जब रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं तो s को किससे चेंज करना है, z- सिग्मा, ये आपको याद रखना है। तो सिंपली बच्चों ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसको 0 के बराबर इक्वेट किया है, इसमें मैंने s के प्लेस में z-1 पुट कर देना है। z-1 की पावर 3 प्लस 7 z-1 पावर 2 प्लस 25, s के प्लेस में आएगा z-1 इज इक्वल टू 0। अब ये है a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो बच्चों इसको मैं एक्सपेंड कैसे करूंगा, a स्क्वायर मतलब z स्क्वायर माइनस बी क्यूब, b क्या है 1, तो 1 क्यूब क्या आएगा 1 माइनस 3ab, a क्या है z और b क्या है ये 1। कंपैरिजन करो, a क्या है z और b क्या है ये 1, तो 3ab क्या आएगा,
3z a माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर z माइनस बी प्लस 7, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डेट इज a स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab, डेट इज 2z प्लस 25z, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा z क्यूब माइनस 1, तो जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3z प्लस 7z स्क्वायर प्लस 7 14z 25z माइनस 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज z क्यूब 7z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, डेट इज प्लस 4z स्क्वायर, इसी तरह से z की पावर 1 इसका कोएफिशिएंट देखेंगे 25z प्लस 3z 28z, और जैसे 14z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 14z माइनस 25 माइनस 1 माइनस 26 माइनस 23 प्लस 7 20, तो ये बनी नई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो z की फॉर्म में है। तो अब मैं सिंपली राउथ हर्विट्ज टेबल बनाऊंगा, तो यहाँ लिखूंगा z पावर 3 z पावर 2, z पावर 3 कौन से कोएफिशिएंट आएंगे जहां पर z की पावर है ओड, डेट इज दिस वन एंड दिस वन, दिस इज 1 एंड 40। z की पावर 2 वो कोएफिशिएंट लिखने हैं जहां पर z की पावर है इवन, डेट इज दिस वन एंड दिस वन, इसके लिए z की पावर है 0, 0 से इवन नंबर, दिस इज 4 दिस इज 20। अगेन यहां पर आएगा z पावर 1, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 14 चौके 56 माइनस 20 इंटू 120 अपॉन 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे सोल्व करोगे 56 माइनस 20 होते हैं 36 अपॉन 4, 4 ना है 36, तो ये आएगा 9। अगेन यहाँ पर आएगा 0, z पावर 0, ये है 0 तो सिंपली यही 20 आएगा। अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखता हूँ, फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव है, कोई भी टोटल साइन चेंज नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है बच्चों, इनिशियली हमारे पास था एस प्लेन, दिस इज सिग्मा दिस इज जे ओमेगा, मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, तो इनिशियली ये सिस्टम था स्टेबल, तो तीनों के तीनों रूट से एलएचपी में, फॉर एग्जांपल एलएचपी में तीनों के तीनों पोल लाई करते थे, और जब मैंने इस इमेजिनरी एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कितने पर किया, सिग्मा इज इक्वल टू 1, मतलब अब ये इमेजिनरी जो नई लाइन थी इसके लिए सिग्मा क्या था -1, तो उस केस में कोई भी पोल चेंज नहीं हुआ, मतलब ये जो तीनों पोल हैं वो नई इमेजिनरी एक्सिस के भी लेफ्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हो यहां पर कोई भी टोटल साइन चेंज नहीं हुआ, सारे के सारे एलिमेंट हैं पॉजिटिव, मतलब अब नई इमेजिनरी एक्सिस थी दिस वन, तो ये तीनों के तीनों पोल नई इमेजिनरी एक्सिस के भी एलएचपी में थे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है, ये 5th ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। व्हाट द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन विच लाई लेफ्ट ऑफ s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मुझे वो रूट्स कैलकुलेट करने हैं जो s प्लस 1 0 के लेफ्ट में लाई करें। अब s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब s इज इक्वल टू -1, मतलब मुझे वो रूट्स कैलकुलेट करने हैं जो s इज इक्वल टू -1 के लेफ्ट में लाई करें। कैसे पॉसिबल है, s प्लेन में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा, दिस इज रियल पार्ट दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं इस इमेजिनरी एक्सिस की बात करता हूं तो यहां पर सिग्मा क्या है 0, इस पूरी की पूरी इमेजिनरी एक्सिस के लिए जो सिग्मा होता है वो होता है 0। इस इमेजिनरी एक्सिस में जो बेरी करेगा वो करेगा ओमेगा, जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊं या ऊपर से नीचे जाऊं ओमेगा बेरी करेगा, और इसके लिए सिग्मा की वैल्यू है 0। अब इस इमेजिनरी एक्सिस को शिफ्ट कहां पर करना है, s इज इक्वल टू -1, वो कैसे पॉसिबल है, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव स्टेबिलिटी में लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मैं सिग्मा 1 शिफ्ट करता हूं, इस पूरी लाइन के लिए सिग्मा है 0, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में सिग्मा 1 शिफ्ट करते हैं तो जो नई इमेजिनरी एक्सिस बनेगी उसको बोला जाता है जेड प्लेन। अब इस नई इमेजिनरी एक्सिस के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, -1, यहां पर सिग्मा की वैल्यू थी 0, अब यहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी -1, या मैं एक तरह से क्या बोल सकता हूं, s की वैल्यू क्या रहेगी -1।
अब ये जो नई इमेजिनरी एक्सिस है यहाँ भी ओमेगा वेरी करता है, पर इस इमेजिनरी एक्सिस के लिए सिग्मा की वैल्यू -1 कांस्टेंट है, या मैं बोल सकता हूँ इस नई इमेजिनरी एक्सिस के लिए एस की वैल्यू क्या है -1। अब एस प्लेन टू जेड प्लेन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो बच्चों ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा क्या लेना है? सिंपली ये डिस्टेंस लेना है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो ये क्या है? 1, तो दिस इज जेड -1। तो एस को चेंज किससे करेंगे? जेड -1। अब ऐसा क्यों किया बच्चों? दिस ये जेड प्लेन। अब जेड प्लेन के लिए ये ओरिजिन है, यहां पर जेड की वैल्यू क्या है? 0। तो अगर जेड की वैल्यू मैं ये 0 पुट कर देता हूं तो एस की वैल्यू क्या आई? -1। मतलब इस पॉइंट पे एस की वैल्यू क्या है? -1। एक तरह से इस पूरी लाइन में ही एस की वैल्यू क्या है? -1। तो हमेशा जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है एस इज इक्वल टू जेड -1 करनी है। या आप इस तरह से भी याद रख सकते हो बच्चों, दो ही फार्मूले पॉसिबल हैं, Z+1 Z-1। अगर मैं एस की वैल्यू जेड प्लेन के ओरिजिन में कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर जेड की वैल्यू है 0, तो ये भी 0, तो एस की वैल्यू मिली -1 और यहां पर एस की वैल्यू मिली +1। इस पॉइंट पे एस की वैल्यू एक तरह से क्या है? -1। और ये कहां पर पॉसिबल है? दिस वन। तो हमेशा एस को चेंज किस में करना है? एस इज इक्वल टू जेड -1। अब बच्चों यहां पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि इस पूरी लाइन के लिए एस की वैल्यू -1 है कि सिग्मा की वैल्यू -1 है। ये दोनों एक ही बातें हैं। रीजन क्या है? एस क्या होता है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अब इस पूरी लाइन के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो ये सिग्मा होगी। ओमेगा क्या है? दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जे ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट यहां पर हमेशा वेरी करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एस की वैल्यू -1 होगी या फिर सिग्मा की वैल्यू -1 होगी। अब ये जो s इज इक्वल टू जेड -1 है, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। तो जैसे s की वैल्यू Z-1 पुट करेंगे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पर स्विच कैसे किया? S प्लेन टू Z प्लेन। अब इसको एक्सपैंड कैसे करना है? जैसे यहां पर लिखा है Z-1 की पावर 5, तो बच्चों इसको आप कैसे लिख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल a - b की पावर 5, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं a - b की होल पावर 3, a - b की होल पावर 2। a - b की होल पावर 3 मुझे फार्मूला याद है, a - b की होल पावर 3। इसका फार्मूला क्या होता है? a³ - b³ - 3ab a - b इंटू a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² प्लस b² - 2ab। और यहां पर ये a क्या है? सिंपली z है, और ये b क्या है? 1 है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो बच्चों इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब यहां पर Z-1 की होल पावर 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Z-1 होल पावर 2 Z-1 होल पावर 2। और Z-1 होल पावर 2 इसका फार्मूला मुझे पता है, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। जब आप इसको सोल्व करोगे, आफ्टर सोल्विंग जो इक्वेशन आएगी मैं डायरेक्टली उसको लिखूंगा दिस वन। जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो बाद में ये इक्वेशन बनेगी। अब इसमें मैं राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया लगाऊंगा। अब बच्चों इस पूरी इक्वेशन में से मैं जेड कॉमन ले सकता हूं। जैसे मैं जेड कॉमन लूंगा, इनसाइड क्या बचेगा? दिस वन। यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिली? जेड इज इक्वल टू 0, मतलब एक पोल चला गया ओरिजिन पे। जेड इज इक्वल टू 0, एक पोल चला गया ओरिजिन पे। इस ओरिजिन का क्या मतलब? ये जो जेड प्लेन है, ये जो शिफ्टेड नई इमेजिनरी एक्सिस है, एक पोल चला गया यहां पर इसके ओरिजिन में। मुझे क्वेश्चन में वो रूट्स कैलकुलेट करने हैं जो कि इस नई इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में लाई करें। अब एक पोल कहां पर चला गया? ओरिजिन पे। अब बाकी 4 पोल कहां पर लाई करेंगे? इसके लिए मैं इस पर राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया लगा दूंगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? जेड की पावर 4 जेड की पावर 3। जेड की पावर 4 वो कोएफिशिएंट लिखने हैं जहां पर जेड की पावर है इवन, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। दिस इज 180 24। इसी तरह से जेड की पावर 3 वो कोएफिशिएंट लिखने हैं जहां पर जेड की पावर है ओड, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। दिस इज 10 एंड 50। और यहां पर क्या आएगा? 0। अब इस पूरी रो को कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूं। तो जैसे 10 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 5। जेड की पावर 2 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 × 80 80 माइनस 5 × 1 5, डिवाइड करना है इस 1 से, तो दिस इज 75।
अब ये है 0 तो बाई डिफ़ॉल्ट यही 24 यहाँ पर मिलेगा। आगे कैलकुलेट करूँगा z की पावर 1 इस रो के लिए वैल्यू, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 5 माइनस 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 75 से डिवाइड करेंगे। 5 इंटू 75 5 पे 25 आंसर 2 5 7 35 375 माइनस 24 अपॉन 75। तो जैसे इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 4.68, तो दिस इज 4.68। अब बच्चों यहाँ पर है 0, अब ये दोनों 0 हैं तो ये वैल्यू आएगी 0, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ। z टू पावर 0 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये है 0 तो ये क्या आ जाएगा 24 और आगे 0। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखता हूँ, फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट हैं पॉजिटिव, कोई भी टोटल साइन चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई भी पोल RHP में नहीं गया। किसके RHP में, ये जो जेड प्लेन है। तो इस इक्वेशन में z की पावर थी 4, तो टोटल रूट्स कितने थे 4, कोई भी टोटल साइन चेंज नहीं हुआ, कोई भी रूट RHP में नहीं गया। तो ये चारों रूट्स कहां पर लाई करेंगे, ये जो z एक्सिस है इसके लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, व्हाट द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन विच लाई लेफ्ट ऑफ s+1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आया 4। टोटल रूट से 5, z की पावर थी 5, एक रूट कहां पर चला गया, यहां पर ओरिजिन पे, और बाकी 4 कहां पर लाई की है, LHP में लाई की है। तो आंसर इज 4। अब बच्चों आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं। अगर मेरे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है, ये z की फॉर्म में दी गई है, ये s की फॉर्म में भी हो सकती है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो बच्चों लास्ट में z की पावर 0 ये टर्म मिसिंग है, यहां पर z की पावर 1 प्रेजेंट है, z की पावर 0 ये टर्म मिसिंग है। z की पावर 0 क्या होता है 1, और ये मिसिंग कब होगा, जब ये कोएफिशिएंट कितना होगा, z की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। या मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं, अगर z की पावर 0 ये पावर मिसिंग है तो बाय डिफॉल्ट यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक पोल चला गया ओरिजिन पे। और ऐसा क्यों होता है, अगर z की पावर 0 ये टर्म मिसिंग है तो बाय डिफॉल्ट इस इक्वेशन में से z कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही z कॉमन आएगा तो वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक पोल चला जाएगा ओरिजिन पे।